नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता ही है, मुद्रास्फीति। हाँ, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों होती है, इसके अलग अलग रूप क्या हैं और सबसे जरूरी इसका हम पर, हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है। आइए इसे थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जी, महंगाई ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर इसके पीछे की कहानी क्या है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ये समझना काफी दिलचस्प है। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये मुद्रास्फीति आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जब अर्थव्यवस्था में चीजों की कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं अच्छा। और उसी वक्त पैसे की जो कीमत है, मतलब उसकी खरीदने की ताकत, वो कम होने लगती है। हाँ, मतलब चीजें महंगी हो रही हैं और पैसा सस्ता। बिल्कुल। जब बाजार में पैसा मतलब मुद्रा जरूरत से ज्यादा घूमने लगता है, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसकी कदर कम हो जाती है। एकदम सही। लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अब जब मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी, मतलब वो महंगी हो जाएंगी। हाँ। और दूसरा अहम असर ये होता है कि मुद्रा का अपना मूल्य, उसकी वैल्यू गिर जाती है। क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा उपलब्ध है, उसकी वो पहले वाली कद्र नहीं रहती। सही। तो पहले जितने पैसे में जितनी चीजें आती थीं, अब उतनी नहीं आती। इसी को कहते हैं पैसे की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर का कम हो जाना। हाँ, वो केले वाला उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे मान लीजिए पहले कभी 10 रुपए में दर्जन भर केले आ जाते थे, आज शायद 2 ही मिले। हाँ। तो केला महंगा हुआ ही, हाँ। साथ में उस 10 रुपए की वैल्यू भी कम हो गई। बिल्कुल। और पुराने लोग तो बताते हैं कि उनके जमाने में 1 रुपए में महीने भर का राशन आ जाता था। हाँ, सोचिए जरा, तब 1 रुपए की कितनी कीमत रही होगी। वही बात है। तो ये सिर्फ चीजों का महंगा होना नहीं, पैसे की कीमत का गिरना भी है। ठीक है, ये तो समझ आया कि मुद्रास्फीति क्या है, पर ये होती क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। हम इन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, यानी मांग खींच रही है कीमतों को ऊपर। बिल्कुल। ये तब होता है जब बाजार में चीजों और सेवाओं की कुल मांग, मतलब एग्रीगेट डिमांड, उनकी कुल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। वही अनार 100 बीमार 1000 वाली बात। हाँ बिल्कुल। चीजें कम हैं और खरीदने वाले ज्यादा, तो भाई कीमतें तो बढ़ेंगी ही। इसके उदाहरण तो रोज दिखते हैं, जैसे त्योहारों पर, दिवाली पर मिठाई, छठ पर तो लगभग हर चीज। सही कहा। मांग बढ़ने से महंगी हो जाती है, या फिर अगर लोगों की इनकम अचानक बढ़ जाए तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, उससे भी मांग बढ़ती है। बिल्कुल। और सोचिए, अगर सरकार विकास के कामों पर ज्यादा खर्च करे, जैसे सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, हाँ, तो इससे जुड़े सामान जैसे लोहा, सीमेंट, इनकी मांग बढ़ेगी। मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, उनकी मजदूरी बढ़ेगी। उनके पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे और फिर वही मांग बढ़ने वाला साइकिल शुरू। एकदम। ये एक पूरा चक्र बन जाता है। और क्या कारण हो सकते हैं मांग बढ़ने के? और भी है। जैसे अगर सरकार टैक्स कम कर दे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है खर्च करने को। हाँ, ये तो है। या बैंक ज्यादा लोन देने लगे, वो भी सस्ती ब्याज दर पर। लोग उधार लेकर खर्च करेंगे। जनसंख्या बढ़ जाए तो खाने पीने, रहने, हर चीज की जरूरत बढ़ती है, खपत बढ़ती है। और वो नोट छापने वाली बात? हाँ, वो भी एक कारण है। अगर सरकार जरूरत से बहुत ज्यादा नोट छाप दे बिना सोचे समझे, तो बाजार में पैसे की बाढ़ आ जाती है, उसकी कीमत गिर जाती है। हाँ। और वही मांग प्रेरित महंगाई। वेनेजुएला का उदाहरण हमने देखा है, कैसे अत्यधिक नोट छापने से हालात बेकाबू हो जाते हैं। इस तरह की महंगाई अक्सर उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादा दिखती है, जहां विकास के साथ मांग तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो ये हुई मांग की वजह से होने वाली महंगाई। दूसरा मुख्य कारण क्या है? दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश? हाँ, मतलब लागत धक्का दे रही है कीमतों को। हाँ बिल्कुल। ये तब होता है जब चीजों को बनाने की लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाती है। अच्छा। अब सोचिए, अगर किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ गया, तो उसे बनाने वाला, मतलब उत्पादक, उसे ज्यादा कीमत पर ही बेचेगा ना। जाहिर सी बात है। जैसे अगर बिस्कुट बनाने का खर्चा ही 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया, तो वो 15 के बजाय अब 20 रुपए में बेचेगा। एकदम। पर ये लागत बढ़ती क्यों है? इसके पीछे भी कई वजह हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ या सूखा, हाँ। फसलें बर्बाद हो गई। हाँ, जैसे गेहूं बर्बाद हो गया तो आटा महंगा, फिर बिस्किट भी महंगे। बिल्कुल। या कहीं हड़ताल हो गई,
ट्रांसपोर्ट रुक गया या महंगा हो गया। मान लीजिए माल ढुलाई का रास्ता बदलना पड़ा, खर्चा बढ़ गया। अच्छा, यानी कच्चे माल या ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ने से। हाँ, या फिर कच्चा माल ही महंगा हो जाए, जैसे कोयला, सीमेंट, स्टील, या बिजली महंगी हो गई, रेलवे का भाड़ा बढ़ गया, या फिर जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे गेहूं और बिस्किट के बीच आटा, वो महंगा हो गया, या सरकार ने अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाकर महंगाई लाती हैं। जी हाँ, ये सब लागत जन्य मुद्रास्फीति के कारण बनते हैं। और तीसरा कारण आपने 3 कहे थे? हाँ, तीसरा है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन ड्यू टू ग्लोबल कॉजेज। अच्छा, दुनिया में जो हो रहा है उसका असर। हाँ, देखिए, आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में सब अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक देश में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ। मान लीजिए भारत चीन से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करता है। हाँ, करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों का कच्चा माल। बिल्कुल। अब अगर चीन में कोई संकट आ जाए या मान लीजिए युद्ध की स्थिति बन जाए, तो वहां से आने वाला सामान या तो रुक जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा। तो भारत में उन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। हाँ, या जैसे हमने हाल में देखा, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं और एनर्जी, मतलब तेल, गैस की कीमतों पर पूरी दुनिया में असर पड़ा। सही बात है। तो ये वैश्विक कारण भी बहुत अहम है। जी हाँ। ये तो हुए कारण, पर क्या सारी महंगाई एक जैसी होती है? मैंने सुना इसके भी प्रकार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। महंगाई की दर, मतलब कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, स्पीड क्या है, उसके आधार पर इसे बांटा जाता है। अच्छा। और एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि थोड़ी बहुत महंगाई, मतलब कीमतों में हल्की बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी हो सकती है। जरूरी? वो कैसे? देखिए, अगर कीमतें बिल्कुल स्थिर रहें या गिरने लगें, तो उत्पादकों को, या मतलब प्रोड्यूसर्स को, ज्यादा उत्पादन करने का इंसेंटिव नहीं मिलता। हाँ। थोड़ी महंगाई उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वो निवेश करें, उत्पादन बढ़ाएं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तब तो नुकसानदेह। बिल्कुल, हद से ज्यादा बढ़ना खतरनाक है। तो इसी रफ्तार के आधार पर इसके प्रकार है। तो क्या है ये प्रकार? पहले है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हाँ, जब कीमतें बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं, साल में लगभग 3% या उससे भी कम। अच्छा। ये विकसित देशों, डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए अच्छी मानी जाती है, एक तरह से स्थिरता का संकेत है। और इसके बाद? फिर आती है चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती हुई, थोड़ी तेज। हाँ, इसमें महंगाई की दर 3% से 10% सालाना के बीच होती है। 3 से 10%? हाँ, ये भारत जैसे विकासशील देशों, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए अक्सर ठीक मानी जाती है। मतलब इतनी बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, प्रोड्यूसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी समझी जाती है। लेकिन 10% के पास पहुंचने पर चिंता तो बढ़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। इस दायरे का जो ऊपरी हिस्सा है 7-8-10%, वो चिंताजनक होने लगता है। और अगर इससे भी तेज हो जाए तो 10% से ज्यादा? 10% से 20% की सालाना दर वाली महंगाई को कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। दौड़ती हुई, ये तो सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा। और ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। कीमतें काफी तेजी से बढ़ती हैं, लोगों का पैसे पर से भरोसा कम होने लगता है। और अगर 20% से भी ज्यादा हो? उसे कहते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये 2 या 3 अंकों में भी हो सकती है, मतलब 20%, 50%, 100%। बाप रे। और सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? वो है अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। ये शब्द तो कई बार सुना है खबरों में, खासकर कुछ देशों के संदर्भ में। हाँ, और ये वाकई एक भयावह स्थिति होती है। इसमें महंगाई दर बेकाबू हो जाती है, 3 अंकों में, 4 अंकों में, 100%, 500%, 1000% या उससे भी कहीं ज्यादा। 1000%? मतलब चीजों के दाम एक साल में 10 गुना बढ़ गए। उससे भी ज्यादा हो सकता है। इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य लगभग खत्म हो जाता है, वो कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। तो फिर लोग क्या करते हैं? लोगों का पूरी बैंकिंग व्यवस्था से, पैसे से विश्वास उठ जाता है। वो चीजों में निवेश करने लगते हैं या फिर बार्टर सिस्टम, मतलब चीजों के बदले चीजें लेने देने लगते हैं। जिनका आय स्थिर है, जैसे वेतन पाने वाले, पेंशन भोगी, हाँ, या जिन्होंने पैसा बचाकर रखा है फिक्स डिपॉजिट में या बॉन्ड में, उनका तो सब कुछ खत्म। उन्हें भारी नुकसान होता है, उनकी सारी बचत रातों रात बेकार हो जाती है। वेनेजुएला का उदाहरण आप दे रही थी। करोड़ों की करेंसी देनी पड़ रही है, या एक कप चाय के लिए। सोचकर ही डर लगता है। अच्छा, ये तो हुए प्रकार,
अब ये जानना भी जरूरी है कि सरकार महंगाई को मापती कैसे है। कैसे पता चलता है कि महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, मूल सिद्धांत तो वही है, आज की कीमत की तुलना किसी पुरानी कीमत से करना। एक बेस ईयर होता है, आधार वर्ष, उससे तुलना की जाती है। और इसके लिए सरकार कुछ इंडेक्स मतलब सूचकांक इस्तेमाल करती होगी? बिल्कुल, सरकार बहुत सारी चीजों और सेवाओं की कीमतों पर नजर रखती है और उनके आधार पर सूचकांक बनाती है। भारत में मुख्य रूप से 2 सूचकांकों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से? पहला है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स। हाँ, थोक। हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये थोक विक्रेताओं मतलब होलसेलर्स के स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापता है। अच्छा, मतलब फैक्ट्री से दुकानदार ने कितने में खरीदा? हाँ, या मंडी से थोक विक्रेता ने कितने में खरीदा। सरकार थोक विक्रेताओं से आंकड़े लेती है कि वो सामान पहले कितने में खरीदते थे और अब कितने में खरीद रहे हैं। और ये कब जारी होता है? ये मासिक आधार पर मंथली जारी किया जाता है और इसका अभी आधार वर्ष 2011-12 है। इसकी गणना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। WPI में किन चीजों को शामिल किया जाता है? क्या इसमें सेवाएं भी होती है? नहीं, WPI में मुख्य रूप से वस्तुएं मतलब गुड्स ही शामिल होती हैं, सेवाएं नहीं। इसकी टोकरी बास्केट में लगभग 697 वस्तुएं हैं। 697 काफी ज्यादा है। हाँ, और इन्हें 3 बड़े समूहों में बांटा गया है। प्राथमिक वस्तुएं जैसे अनाज, फल, सब्जी, कच्चा तेल। दूसरा है ईंधन और ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, LPG, बिजली। और तीसरा है विनिर्मित उत्पाद, फैक्ट्री में बनी चीजें, कपड़े, सीमेंट, मशीनें वगैरह। और इन सब का वजन एक जैसा होता है? नहीं, हर समूह का अपना भारांश मतलब वेटेज होता है। जैसे विनिर्मित उत्पादों का वजन सबसे ज्यादा है, इसी वेटेज के आधार पर कुल WPI महंगाई दर निकाली जाती है। ठीक है, ये तो हुआ WPI थोक स्तर पर। लेकिन हम जैसे आम लोग तो खुदरा में खरीदते हैं, उसके लिए कौन सा सूचकांक है? हाँ, आम उपभोक्ता के लिए जो ज्यादा रेलेवेंट है वो है दूसरा सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हमारे लिए है। बिल्कुल, ये खुदरा रिटेल स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापता है। मतलब हम और आप जैसे उपभोक्ता जो सामान और सेवाएं खरीदते हैं, उनकी कीमतों में कितना बदलाव आया। तो इसमें सेवाएं भी शामिल हैं, सर्विसेज? हाँ, ये WPI से एक बड़ा फर्क है। CPI में वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया, परिवहन, मनोरंजन, ये सब भी शामिल होती हैं। तो ये हमारी जेब पर जो असर पड़ता है उसको बेहतर तरीके से दिखाता होगा। हाँ, इसीलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक भी अपनी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए मुख्य रूप से CPI को ही आधार मानता है। अच्छा, RBI भी CPI को देखता है? जी हाँ, अब क्योंकि हर उपभोक्ता से पूछना तो संभव नहीं, इसलिए CPI भी अलग अलग समूहों के लिए निकाला जाता है। जैसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW, कृषि मजदूरों के लिए CPI-AL, ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI-RL। अलग अलग क्यों? क्योंकि हर समूह का खर्च करने का तरीका, कंजम्पशन पैटर्न अलग होता है। एक मजदूर जिन चीजों पर ज्यादा खर्च करता है, जरूरी नहीं कि एक शहरी नौकरी पेशा व्यक्ति भी उन्हीं पर करे। हाँ, ये बात तो है। और इसकी गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत CSO या अब NSO करता है। और जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस, हाँ, DA, वो भी अक्सर CPI-IW के आधार पर ही तय होता है। अच्छा, लेकिन यह एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं महंगाई 5% या 6% है, पर जब हम बाजार जाते हैं तो महसूस होता है कि अरे, दाल तो पिछले महीने से 10% महंगी हो गई जी, सब्जी 15% महंगी हो गई। तो क्या ये WPI और CPI वाकई आम आदमी पर महंगाई के असर को सही सही दर्शा पाते हैं, या जमीनी हकीकत कुछ और है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जायज सवाल है। देखिए, इन सूचकांकों की अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या सीमाएं हैं? पहली बात तो ये कि ये एक औसत तस्वीर पेश करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों की कीमतों का औसत निकाला जाता है। हो सकता है आपकी जरूरत की चीजें औसत से ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हों और कुछ दूसरी चीजें सस्ती हो रही हों या कम बढ़ रही हों। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी बात, जो टोकरी है, बास्केट है, इन सूचकांकों की, उसमें शामिल वस्तुएं और सेवाएं और उनका जो वेटेज है, हाँ, भारांश, वो शायद हर व्यक्ति के कंजम्पशन पैटर्न से मेल न खाता हो। किसी परिवार के लिए खाने पीने का खर्च बजट का बड़ा हिस्सा होता है, किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य का। सूचकांक में इनका वजन शायद उतना ना हो। सही बात। फिर क्वालिटी में बदलाव को पकड़ना मुश्किल होता है। हो सकता है दाम उतना ही रहे
पर पैकेट का साइज छोटा कर दिया जाए या क्वालिटी गिरा दी जाए, वो इन आंकड़ों में नहीं झलकता। हाँ, ये भी होता है, श्रिंकफ्लेशन कहते हैं शायद इसे। बिल्कुल। तो इन सब वजहों से जो आधिकारिक आंकड़े होते हैं और जो महंगाई लोग असल में महसूस करते हैं, उसमें अंतर लग सकता है। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग महसूस हो सकती है। ये समझना जरूरी था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस महंगाई का किस पर क्या असर पड़ता है, किससे फायदा होता है, किससे नुकसान। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है और इसे रटने के बजाय अगर हम तर्क से समझे तो आसान है। महंगाई का मतलब क्या है? चीजें महंगी, पैसा सस्ता। ठीक। तो सबसे पहले उपभोक्ता यानी ग्राहक, कंज्यूमर, उसे क्या होगा? उसे तो नुकसान ही होगा, चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। बिल्कुल, उपभोक्ता को हानि होती है क्योंकि उसकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। अब आते हैं उत्पादक पर, प्रोड्यूसर यानी सामान बनाने वाला या बेचने वाला। उसे तो फायदा होना चाहिए, वो अपना माल ज्यादा कीमत पर बेच पा रहा है। हाँ, आमतौर पर उत्पादक या व्यापारी को लाभ हो सकता है, खासकर अगर वो अपना माल बढ़ी हुई कीमत पर बेच पाए और उसकी लागत मतलब कॉस्ट उतनी तेजी से ना बढ़ी हो। अच्छा, उसे अपने पुराने स्टॉक पर भी ज्यादा कीमत मिल जाती होगी। हाँ, ये भी है। अब बात करते हैं कर्ज लेने और देने वालों की, लेंडर और बोरोअर। हाँ, ये दिलचस्प है। मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, साल भर बाद उसने मुझे 100 रुपए लौटाए, पर उस एक साल में महंगाई बढ़ गई, तो क्या हुआ? तो मुझे जो 100 रुपए वापस मिले उनकी कीमत तो पहले वाले 100 रुपए से कम हो गई ना, मतलब मुझे नुकसान हुआ। एकदम सही। जिसने कर्ज दिया है, ऋणदाता या लेंडर, उसे हानि होती है क्योंकि उसे जो पैसा वापस मिलता है उसकी परचेसिंग पावर घट चुकी होती है। और जिसने कर्ज लिया था, ऋणी बोरोवर, उसे लाभ होता है। उसे लाभ कैसे? क्योंकि उसे कम मूल्य वाला पैसा लौटाना पड़ रहा है। उसने जब उधार लिया था तब पैसे की कीमत ज्यादा थी, जब वो लौटा रहा है तब पैसे की कीमत कम हो गई है, तो उसे एक तरह से फायदा हो गया। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और जिनका पैसा फिक्स्ड है, जैसे सैलरी पाने वाले लोग या पेंशन पाने वाले? हाँ, स्थिर आय वर्ग, फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले, जैसे सैलरीड लोग, पेंशन भोगी या जिन्होंने अपना पैसा बॉन्ड्स में या एफडी में लगाया हुआ है जहां रिटर्न फिक्स है, उन्हें क्या होगा? उन्हें हानि होती है। हानि क्यों? क्योंकि उनकी आय या उनका रिटर्न महंगाई की रफ्तार से नहीं बढ़ता। सैलरी साल में एक बार बढ़ती है, पेंशन शायद उतनी तेजी से न बढ़े, एफडी का ब्याज तो फिक्स ही रहता है, लेकिन चीजें लगातार महंगी होती रहती हैं। तो उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल, रियल इनकम घट जाती है। बिल्कुल, उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। तो स्थिर आय वालों को नुकसान होता है। एक दिलचस्प बात ये सुनी थी कि मुद्रास्फीति से रोजगार बढ़ सकता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर कुछ हद तक खासकर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में ऐसा हो सकता है। कैसे? देखिए, जब चीजों की मांग बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो उत्पादक क्या सोचते हैं कि भाई मांग है, अच्छा दाम मिल रहा है, तो ज्यादा माल बनाओ, ज्यादा बेचो। बिल्कुल, वो ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब ज्यादा उत्पादन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? ज्यादा लोग, मजदूर, कर्मचारी। हाँ, तो उन्हें ज्यादा लोगों को काम पर रखना पड़ता है। इससे बेरोजगारी कम होती है, रोजगार बढ़ता है। अच्छा, तो महंगाई और बेरोजगारी में एक उल्टा रिश्ता हो सकता है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में। इसी संबंध को हम आगे फिलिप्स वक्र में और समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हुए महंगाई के असर। अब मुद्रास्फीति से जुड़ी कुछ और मिलती जुलती स्थितियां भी हैं, जैसे आपने अपस्फीति का जिक्र किया था, और मंदी, स्टैगफ्लेशन, ये शब्द भी बहुत सुनने में आते हैं। इन्हें भी थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मुद्रा अपस्फीति। डिसइन्फ्लेशन। ये डिफ्लेशन से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति की दर का कम होना, पर वो अभी भी पॉजिटिव है। मतलब महंगाई अभी भी है, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, पर उनके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। जैसे महंगाई दर 6% से घटकर 4% हो गई, ये नेगेटिव नहीं हुई है। अच्छा, महंगाई कम हो रही है, खत्म नहीं हुई। हाँ, ये आमतौर पर अच्छी चीज मानी जाती है। सरकार या केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में लाने के लिए जो कदम उठाते हैं, उसका ये नतीजा हो सकता है। एकदम से कीमतों को गिराना उत्पादकों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे कम करना बेहतर होता है। और मंदी, रिसेशन। मंदी वो स्थिति है जब पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ जाती हैं, पैसे का बहाव, लिक्विडिटी कम हो जाती है। कैसे पता चलता है कि मंदी आ गई है? आमतौर पर जब किसी देश की जीडीपी ग्रोथ लगातार 2 तिमाहियों मतलब 6 महीने तक नेगेटिव रहती है, तो उसे तकनीकी रूप से मंदी मान लिया जाता है। इसमें होता क्या है? लोगों के पास पैसा कम होता है या वो खर्च करने से डरते हैं,
खरीदारी कम हो जाती है, मांग घटने से फैक्ट्रियां उत्पादन कम कर देती हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है। क्या मंदी में चीजें सस्ती होती हैं? हो सकती है, मांग कम होने से कीमतें गिर सकती हैं, जिसे हम अपस्फीति डिफ्लेशन कहते हैं। अच्छा, तो डिफ्लेशन मंदी का नतीजा हो सकता है? हाँ, पर डिफ्लेशन अपने आप में मंदी से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। जब कीमतें गिरने लगती हैं तो लोग सोचते हैं कि अभी और गिरेंगी, तो वो खरीदना टाल देते हैं। हाँ, कि बाद में खरीदेंगे और सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, इससे मांग और घट जाती है, उत्पादन और रुकता है। ये एक बहुत बुरा दुष्चक्र बन जाता है। 1930 की महामंदी इसका उदाहरण है। इसलिए डिफ्लेशन को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब आते हैं स्टैगफ्लेशन पे। ये सुनने में ही बड़ा अजीब है, स्टैगफ्लेशन। हाँ, ये शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, रुकावट, हाँ, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। दोनों एक साथ। बिल्कुल। मंदीगत मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक स्थिति है। इसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी या रुकी हुई होती है। स्टैग्नेशन मतलब विकास दर बहुत कम या नेगेटिव होती है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। ये तो मंदी जैसे लक्षण हुए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ लोगों के पास काम नहीं, पैसा नहीं, और दूसरी तरफ चीजें भी महंगी। ये तो दोहरी मार हुई। बिल्कुल, ये सबसे बुरी स्थितियों में से एक है। भारत में कोरोना काल के दौरान और उसके बाद कुछ समय तक ऐसी ही चिंताएं जताई गई थी, जहां विकास दर गिरी हुई थी और महंगाई बढ़ रही थी। इसमें सरकार के लिए भी मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा, क्योंकि जो पारंपरिक उपाय हैं वो काम नहीं करते। अगर वो मंदी से लड़ने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा डालें, मांग बढ़ाने की कोशिश करें, तो महंगाई और भड़कने का डर रहता है। और अगर महंगाई कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाएं, सख्ती करें, तो अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ सकती है, बेरोजगारी और बढ़ सकती है। तो इसमें बहुत ही संतुलन बनाकर सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। पहले शायद मंदी से निपटना ज्यादा जरूरी हो जाता है, लोगों तक पैसा पहुंचाना, फिर धीरे धीरे महंगाई को काबू करना। ये वाकई मुश्किल स्थिति है। अच्छा, आपने फिलिप्स वक्र का जिक्र किया था पहले, वो क्या है जो महंगाई और रोजगार के बीच संबंध बताता है? हाँ, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व, ये न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, A.W. फिलिप्स। उनके शोध पर आधारित है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन करके पाया कि आमतौर पर बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन रेट, के बीच एक उल्टा संबंध होता है। इनवर्स रिलेशनशिप। उल्टा संबंध मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हाँ, सामान्य परिस्थितियों में। फिलिप्स के अनुसार जब बेरोजगारी कम होती है, मतलब ज्यादा लोगों के पास काम है, हाँ, तो मजदूरी बढ़ती है, लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ती है, वो ज्यादा मांग करते हैं। और मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल, तो कम बेरोजगारी के साथ ज्यादा महंगाई। इसके विपरीत जब बेरोजगारी ज्यादा होती है, लोगों की आय कम होती है, मांग घटती है, तो महंगाई कम हो जाती है, यानी ज्यादा बेरोजगारी के साथ कम महंगाई। हाँ, अगर आप इसे ग्राफ पर बनाएं तो ये एक नीचे की ओर ढलान वाला कर्व बनता है। यही फिलिप्स वक्र है। लेकिन क्या ये रिश्ता हमेशा काम करता है? अभी हमने स्टैगफ्लेशन की बात की, वहाँ तो बेरोजगारी और महंगाई दोनों ज्यादा थी। बिल्कुल सही सवाल, आपने एकदम सही पकड़ा। बाद के अनुभव, खासकर 1970 के दशक में जब कई देशों में स्टैगफ्लेशन आया, उसने दिखाया कि ये संबंध हमेशा स्थिर नहीं रहता। तो फिलिप्स वक्र गलत था? गलत नहीं कहेंगे, पर अधूरा कह सकते हैं। ये शॉर्ट रन में शायद काम करे, पर लॉन्ग रन में जरूरी नहीं। स्टैगफ्लेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां ये उल्टा संबंध टूट गया। और क्यों टूटा ये संबंध? इसके कई कारण माने जाते हैं। एक तो लोगों की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। अगर लोगों को लगने लगे कि महंगाई बढ़ती ही रहेगी, तो वो पहले से ही ज्यादा मजदूरी मांगने लगते हैं, चीजों की कीमतें बढ़ाने लगते हैं, जिससे महंगाई वाकई बढ़ जाती है, चाहे बेरोजगारी कम हो या न हो। अच्छा, उम्मीदों का भी असर होता है। हाँ, दूसरा सप्लाई शॉक, जैसे अचानक तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई, जैसा 1970 में हुआ। ये लागत जन्य महंगाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लाता है, जिसका बेरोजगारी से सीधा संबंध नहीं होता। तो इन वजहों से फिलिप्स वक्र का सरल संबंध हमेशा लागू नहीं होता। ये एक उपयोगी अवधारणा है, पर इसे एक अटल नियम नहीं मान सकते। तो आज हमने मुद्रास्फीति यानी महंगाई को काफी विस्तार से समझा। ये क्या है, क्यों होती है, मांग, लागत और वैश्विक कारण। हाँ, फिर इसके प्रकार देखे, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई, और सबसे खतरनाक अति मुद्रास्फीति।
फिर हमने ये भी जाना कि इसे मापा कैसे जाता है, WPI और CPI से, और उनकी क्या सीमाएं हैं। और सबसे जरूरी, इसका असर किस पर क्या पड़ता है। उपभोक्ता, उत्पादक, कर्ज लेने वाले, कर्ज देने वाले, स्थिर आय वाले लोग। साथ ही हमने मंदी, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और खासकर स्टैगफ्लेशन जैसी मुश्किल स्थिति को समझा और फिलिप्स वक्र के बारे में भी बात की। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक आसान सा सवाल छोड़ जाते हैं आज की चर्चा के आधार पर। जब महंगाई दर बहुत ज्यादा, मतलब 3 अंकों में पहुंच जाती है, 100% या उससे भी ज्यादा, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सोचिएगा जरूर। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको महंगाई के इस अहम मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। नमस्कार। नमस्कार। और